दोस्तों, जयंत चौधरी के एनडीए में जाने के बाद, हालांकि अभी वो गए नहीं हैं, पर इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हम सब जानते हैं कि किसी भी दिन आप उनका एनडीए से एक फॉर्मल ज्वाइनिंग का आप अनाउंसमेंट सुन सकते हैं। तो बहरहाल जब जयंत चौधरी एनडीए की तरफ चले जाते हैं तो एक बड़ा सवाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये आता है कि वो जाट समुदाय, वो जाट वोटर जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना चाहता, वो कहाँ जाए। देखिए, परंपरागत तरीके से जाट कभी जनसंघ का या बीजेपी का वोटर नहीं रहा। वो हमेशा से चौधरी चरण सिंह से जुड़ा रहा और चौधरी चरण सिंह की एक सोशलिस्ट पॉलिसीज़ के साथ उनका हमेशा एक थर्ड फ्रंट सॉर्ट ऑफ रहा। उन्होंने कांग्रेस से भी दूरी बनाई, बीजेपी से भी दूरी रही, लेकिन चरण सिंह के स्टेचर वाला कोई नेता बचा नहीं। बहुत ज़माने तक वो चौधरी अजीत सिंह यानी कि चौधरी जयंत सिंह के पिताजी से भी जुड़े रहे, लेकिन आपने देखा कि अपनी राजनीति के अंदाज की वजह से, अपनी आराम तलब राजनीति के चलते अजीत सिंह कभी अपने पिताजी का स्थान नहीं ले पाए और वो एक बहुत छोटे से एरिया में सिमट के रह गए। बल्कि मुजफ्फरनगर जैसी जगह से भी उनको हार का सामना करना पड़ा, जो कि जाट डोमिनेटेड जाट बेल्ट कहलाती हैं। बागपत से हारे वो, जो उनके एकदम घर की सीट कहलाती है। तो ऐसे में वो जाट जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए मन नहीं बना पाया, वो कहाँ जाए। अब ये देखें कि 2014 नहीं बल्कि उसके पहले से भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों पर काम कर रही है, अपनी लोकल लीडरशिप डेवलप कर रही है। संजीव बालियान जैसे नेताओं को खड़ा किया उसने, और ख़ास तौर से जब 2014 में हिंदू मुस्लिम दंगा होता है, जिसे जाट मुस्लिम दंगा कहते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाकर बीजेपी ने जाटों में अपनी ज़बरदस्त पकड़ बनाई। और जाट उस समय 2014 के दंगे के बाद समाजवादी पार्टी से बहुत ज़्यादा नाराज़ था, क्योंकि हम जानते हैं कि 2014 के दंगों के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस और प्रशासन ने किस तरह एक तरफा कार्रवाई की और किस तरह तमाम जाट समाज से आने वाले बहुत ढेर सारे लड़कों को सालों साल जेल में रखा गया। और वो नाराज़गी आज तक है। बल्कि मैं अक्सर कहता हूँ कि अखिलेश यादव साबरमती एक्सप्रेस की तरह हैं, जिनको देखकर गोधरा याद आ जाता है। अखिलेश खड़े होते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों को मुजफ्फरनगर 2014 का मुजफ्फरनगर याद आ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वो अखिलेश के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते। लेकिन जब चौधरी जयंत उनके साथ, उनके नेता अखिलेश के साथ खड़े होते हैं तो मन मार के या दबाव में वो इस गठबंधन के पक्ष में खड़े नजर आए। 2022 में आपने देखा कि जब जयंत चौधरी और अखिलेश यादव वहाँ रोड शो करते हैं तो जाटों के और मुसलमानों के इलाके में उनको बहुत अच्छा समर्थन मिलता है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। बड़ी मात्रा में लोग उनको देखने आते हैं, उनकी बात सुनने आते हैं। और फिर जब 2022 का चुनाव होता है तो अगर 2022 के चुनाव को आप 2017 के विधानसभा चुनाव से कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि जो करीब 79% सक्सेस रेट था बीजेपी का, वो घट के 67% रह जाता है। यानी कि 2022 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट लैंड कहलाता है, जहां जाट और मुस्लिमों की जो जनसंख्या है वो बहुत ढेर सारी विधानसभा सीटों का भविष्य तय करती है, वहां पे ये गठबंधन अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन 2017 के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। 41 सीटें आती हैं उनकी वहाँ से। लेकिन अब जयंत अखिलेश के साथ नहीं हैं। अब ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि वो जाट जो अब तक इनके पक्ष में खड़ा था, मन मार के खड़ा था, जयंत चौधरी के साथ खड़ा था, और क्योंकि वो भाजपा के साथ नहीं जाना चाह रहा था, वो किसको वोट दे। जयंत चौधरी के फॉलोअर्स का ये हाल है। आपने देखा कि उनका एक फॉर्मर मुस्लिम एमपी, एक सिटिंग मुस्लिम विधायक, उनके वीडियोस वायरल हुए जिसमें वो समाजवादी पार्टी के प्रति अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। अच्छा, सपा का भी क्या है, अखिलेश यादव ने एक अजीब से अंदाज में जयंत चौधरी को डील किया। उन्होंने कहा हम आपको 7 सीटें दे रहे हैं, उसमें से 4 में आप हमारे कैंडिडेट लड़ाएंगे। तो ये बात जयंत को तो नागवार गुजर ही रही थी। उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो एमपी एमएलएस थे, उनका जो कैडर था, उसको बहुत नाराज़ कर रही थी कि साहब कि हमारे पास नेता भी नहीं है कि हम लड़ा सकें, और इतनी बड़ी एरिया में 80 सीटों में आप हमें 7 सीट हमारे जाटलैंड में दे रहे हैं, उसमें भी 4 में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट लड़ेंगे, इसका मतलब क्या हुआ। तो सपा से गठबंधन का जो एक अनमना सा एक जाटों के मन में प्रभाव था, वो सपा के इस सीट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत खुल के सामने आ गया। कैडर खुल के विरोध करने लगा। जयंत चौधरी अपने कैडर के इस विरोध का कॉग्निजेंस लेते हुए या इसका फ़ायदा उठाते हुए समय रहते एनडीए की तरफ चले जाते हैं, अखिलेश को छोड़ देते हैं।
तो अब वो जाट जो ट्रैक्टर लेके दिल्ली के बॉर्डर पर अन्नदाता सम्मेलन में हाज़िरी देता है, वो जाट जो अब तक बीजेपी को वोट देने के लिए मन नहीं बना पाया, वो जाट जो अखिलेश यादव से दूरी बनाए रखने के बावजूद जयंत के दबाव में अखिलेश के कैंडिडेट्स को वोट कर रहा था, वो जाट जो कांग्रेस से, बीजेपी से, सपा से सबसे नाराज़ है, सिर्फ जयंत की तरफ देख रहा था, वो जाट अब कहाँ जाए? जाहिर सी बात है उनके पास अब बहुत एक डिफ़िकल्ट चॉइस हो गई। आप इसको मान के देखें कि जाट लैंड में बीजेपी ने बहुत अच्छी पकड़ बनाई है। माना जाता है कि पहले से 50% से ज़्यादा जाट भाजपा के फेवर में हैं। कुछ राष्ट्रीयता के नाम पे, कुछ 2000 दंगों के चलते, कुछ मोदी के चलते, मोदी इफेक्ट जिसको कहते हैं, उनके साथ है। पर जो बचे जाट उन्हें 10% माने, 20% माने, 25%, 30%, 40% कितना भी माने, वो जाट अब क्या करे? जैसे अब सतपाल मलिक का एक बयान आया है, उन्होंने, सतपाल मलिक जाट हैं, इस इलाके से आते हैं, उन्होंने कहा है कि जो जाट हैं वो जयंत चौधरी और भाजपा दोनों को मार के भगा देंगे। ठीक है, भगा देंगे, फिर वो कहाँ जाएंगे? समाजवादी पार्टी से उनकी दूरी है, भाजपा को भगा देंगे, कांग्रेस से उनका कोई जोड़ नहीं है। ऐसे में सिर्फ एक पार्टी बचती है, बहुजन समाज पार्टी। दिक्कत यह है कि बीएसपी का अपना कोई जाट कैडर नहीं है। इन्होंने जाट लीडरशिप कोई बहुत अच्छी डेवलप नहीं की। अब ऐसे में अगर कांग्रेस और बसपा का समर्थन हो जाता, उसमें जयंत चौधरी भी रहते, तो ये बड़ा ही मारक और बहुत ही सफल एक एक्सपेरिमेंट हो सकता था वेस्टर्न यूपी में। जयंत चले गए। अब इसके बाद भी अगर कांग्रेस और बसपा का समझौता हो जाता है, तो आप मान के चलें कि ये जाट जो जयंत के साथ भी भाजपा में जाने को तैयार नहीं है, उनको एक ठिकाना मिल जाएगा, क्योंकि वो सपा में भी नहीं जाना चाहते। परंतु यदि अगर कांग्रेस और बसपा का समझौता नहीं होता और कांग्रेस अलग लड़ती है समाजवादी पार्टी के साथ, तो जाहिर है जाट वहाँ नहीं जाएगा, और बसपा भी अकेले लड़ती है और किसी का समर्थन नहीं लेती है या किसी से गठबंधन नहीं करती है, तो जैसा कि मैंने कहा, बसपा की जाट लीडरशिप ऐसी कोई डेवलप नहीं है कि जाट केवल बसपा पे भरोसा कर पाए और सिर्फ बसपा में जाकर वोट डाल दे। हालांकि हमने देखा है कि अभी जो राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे, वहाँ जाटों का और दलितों का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। बसपा ने जाट कैंडिडेट खड़े किए थे, चंद्रशेखर रावण ने जाके वहाँ पे एक जाट पार्टी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन किया था, और दोनों को आंशिक रूप से सफलता मिली थी। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट जाट और जाटव का आपने राजस्थान में देखा, वो जाट और जाटों का जो एक्सपेरिमेंट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफल हो जाए, इसके लिए आपको एक जाट नेता चाहिए। और जाहिर सी बात है, जाटव तो बसपा का वोटर है, पर जाट नेता आपके पास कहाँ है? वो जयंत चौधरी था, जो एनडीए में वॉक ओवर कर गया है। ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अगर जयंत एनडीए के साथ खड़े हैं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी है और बसपा अकेले लड़ रही है। हालांकि मैं कभी नहीं मानता कि बसपा एकदम अकेले लड़ेगी, जाहिर है वो कोई तीसरा कोण ओवैसी के साथ बना सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में जाट वोटर कहाँ जाएगा? मेरा अपना मानना है कि एक ऐसा भी गुट होता है जिसको कहते हैं कि हवा का रुख देखकर, जिनका अपना कोई खास मन नहीं होता, वो सिर्फ माहौल देखकर वोट करते हैं। इनको अंग्रेज़ी में फेंस सिटर्स कहा जाता था। इधर इनकी चर्चा ज़रा कम होती है। एकदम से ध्रुवीकरण इतना ज़्यादा हो गया है, इतना शार्प हो गया है सोसाइटी में कि फेंस सिटर्स यानी कि बीच में बैठने वाले लोग बचे ही नहीं ज़्यादा, लेकिन अभी भी इनकी संख्या है। तो ऐसे में जब माहौल बनता है तो ये उसके साथ जाते हैं जिसका माहौल ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, इस समय भाजपा का माहौल, एनडीए का माहौल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर जगह ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी एक कट्टर जाट वर्ग है जिसको लगता है कि किसान आंदोलन में उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, जिसको लगता है कि भाजपा ने किसानों को ठीक से ट्रीट नहीं किया, और जो अभी तक भाजपा से नहीं जुड़ पाया है वो किधर जाएगा।